नमस्कार। बीएम डेली डिस्ट्रप्टर डोज नंबर 3, और डोज नंबर 3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 दिन तक हमारा जो नॉलेज सीरीज है बीएम डेली डिस्ट्रप्टर ये चलता रहेगा, और 3 दिन तक जो हमारा नया वाला स्मॉल केस है बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर्स वो भी ऑन रहेगा। बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर्स हम 30 से स्टार्ट किए थे, 30 दिन का हमने टाइम पीरियड लिया था कि रोज कुछ कुछ नई नई चीज़ें शेयर करेंगे आप लोग के साथ, और वो लेते लेते हम 27 कवर करके 3 तक आए हैं। तो उल्टी गिनती है, काउंट डाउन है, 3 2 1, 3 और बचे, 2 और बचेंगे इसके बाद। और बीएम डेली डिस्ट्रप्टर डोज जो हमारा चलता आ रहा है, इसमें जो 2 दिन और बचे हम देखेंगे कौन सी टॉपिक करनी। बट आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है कि 400 साल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट की, उसमें वैल्यूएशन जो है वो क्या हिसाब से चेंज होते हैं। कभी आदमी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, और परिस्थितियां आपके दिमाग को कैसे ट्रेन करती है कि यार अब इस बार की जो बुल मार्केट है ना, इसमें वैल्यूएशन ऐसा सोचो वैसा ना सोचो, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो चीज़ें होती है आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे कॉन्टेक्सचुअली दुनिया भर में क्या होता है, उसके हिसाब से आपका दिमाग चेंज होता है विद टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो 400 साल की हिस्ट्री है, 16th सेंचुरी से स्टार्ट होते हुए जब ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हुई, उसके बाद एक एक इवेंट आते गए दुनिया भर में, दो दो चीज़ें चेंज होती गई, और कैसे लोगों का दिमाग चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। एंड बिफोर वी कंटिन्यू, बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर जो हमारा नया स्मॉल केस है, उसमें हम उन कंपनीज के बारे में इन्वेस्ट करेंगे, उसमें हम पैसे लगाएंगे जो पीछे बुल मार्केट के तेजी में उल्टे पुल्टे वैल्यूएशन पे आए थे। आईपीओ के स्टॉक्स होते हैं वो, और उसके बाद वहाँ से 30-40% डाउन फ्रॉम द टॉप हो गए हैं, और उसके बाद हम स्पिन ऑफ्स को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे जब कोई एक बड़ी कंपनी अपने अंदर से एक छोटी बच्ची स्पिन ऑफ को निकालेगी। और ये 2-3 कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही, वो थीमेटिक हिसाब से हमने इसको रखा है बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर्स। अब बात करते हैं 400 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ वैल्यूएशन में क्या हुआ। तो जो फर्स्ट जो चीज़ दिमाग में आती है वो है कि 1580, 1590, 1580, 1590 में लोग जो हैं स्टॉक मार्केट को सिर्फ ऐसे ही समझते थे कि एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं है, 1000 आदमी मिल जाते हैं, सब एक साथ कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं, और काम स्टार्ट कर लेंगे, फिर जो पैसा आएगा 1000 मिलके बांट लेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। जो 2 जन जो पार्टनरशिप में काम चालू करते हैं, 3 जन पार्टनरशिप में चालू करते हैं काम, यहाँ पे 1000, 2000, 5000 आदमी पार्टनरशिप में काम चालू करते थे कि ये काम करेंगे, पैसा हम जाएंगे लगाएंगे सब कोई, और जो हिसाब से रिटर्न बनेगा 1 साल 2 साल बाद वो पैसे हम अपने आप में बांट लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी अपने पीछे एक शो में, बात किया था एक फेप करके, एक PHEPP, वो एक डाइवर थे न्यूजीलैंड वाले जो पहुंच गए न्यू गियाना, जिसको हम क्यूबा के कोस्ट के बगल में बोलते हैं, वहाँ पे, क्योंकि लोगों ने कलेक्ट किया पैसा, उनको फंड किया कि जाओ तुम उधर और वहाँ पे देखो क्या मिल सकता है। और वो आए, बोलते हैं 32,000 का कितना टन सिल्वर लेकर आए, और उसके साथ साथ बोलते हैं कि वो कम से कम इतना पैसा लेकर आए कि 1 साल के अंदर जब उनका वेंचर कंप्लीट हुआ तो लोगों को 100 गुना अपना कैपिटल मिला। तो ये जो कैपिटल वापस मिलता था, प्रॉफिट वापस जो ये लोग उठाते थे, इसको इन्होंने नाम दिया डिविडेंड, कि ये हमको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। तो शुरुआत में जो होता था सब डिविडेंड यील्ड के ऊपर होता था, हम पैसे डालेंगे, काम होएगा, हमें पैसा वापस करो, काम खत्म करो, घर जाओ, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सा बात, यही कंसेप्ट था। क्योंकि उस समय आपका जो इक्विटी मार्केट था वो स्ट्रगल कर रहा था बॉन्ड मार्केट के साथ, कि बॉन्ड में आपको कितना पैसा मिलता है, इक्विटी में कितना मिलेगा। तो इक्विटी में लगाने का फायदा ये था कि अगर आपकी कोई डाइविंग एक्सपेडिशन आपने कोई लॉन्च किया हो और वो सक्सेसफुल हो गया हो, तो आप वहां से 100 गुना भी पैसा बना सकते हो। लेकिन बॉन्ड मार्केट में कॉन्सोल्स बोलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको दुनिया का दरोगा उस समय इंग्लैंड हुआ करता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कौंसिल में एक सीलिंग लगाई थी कि कोई भी 5%, 6% से ऊपर नहीं कमा सकता है। तो ये जो सीलिंग लगाई थी, तो कई लोगों ने इसकी बुद्धि लगाई कि फ्रांस में पैसा घुमाए, और फ्रांस से के मार्केट से वो लोग इन्वेस्ट किए और फिर पैसा वापस यूके लाए। बट उसकी बात कभी और होगी। अभी बात हो रही है शुरुआत में डिविडेंड यील्ड वाज द डिवाइडिंग पॉइंट, वाज द फलक्रम पॉइंट रादर, जिसमें लोग पैसा लगाते थे कि पैसा लगाओ, काम स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप हिसाब से 2-3 साल बाद वेंचर खत्म हो जाएगा, सब पैसा आएगा, मिल बांट के खाएंगे, एंड वी विल रिमेन हैप्पीली एवर आफ्टर। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट ये होता है कि सोचना कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें जैसे भी जहीं कैपिटलिज्म होगा, कहीं पे यहाँ पे पैसे की बात होगी, वहाँ फ्रॉड घूम कर आएगा। तो फ्रॉड ये हुआ कि एक साउथ सी कंपनी खुली, एक मिसिसिपी कंपनी खुली, ऐसी जो कंपनियाँ खुली, वहाँ पे लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों से पैसा इकट्ठा करें
और उन्हीं का पैसा उनको रिटर्न करते जाए, लास्ट में 9-2-11 हो जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे, किसी को पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये फ्रॉड चालू हुआ 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में। ऑन एन एवरेज लोगों का पैसा बुल मार्केट में बनता था, बेयर मार्केट में वो खो देते थे। उस समय ना कोई सेबी था, ना SEC था, ना कोई नहीं था। तो ये सब आराम भरोसे काम चलता था कि 10 आदमी 20 आदमी मिलकर सोचते थे हम काम स्टार्ट करें, और वो प्रमोटर बन जाते थे, लोगों का पैसा लेते थे और बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब उठाते थे। एक जैसे मैंने पीछे एक शो में बताया कि एक कंपनी खोली गई थी कि लाल सागर रेड सी पे अंदर जितने जहाज आज तक डूबे हैं सारे जहाज को अंदर जाएं और उनके अंदर देखें कि सोना चांदी कितना है और वो सब उठा के ले आए। तो ये जो सिचुएशन होती थी उस समय बोला जाता था कि ये एक वेंचर कैपिटल की तरह ये लोग काम करते थे कि गए पैसा उठाए और वापस लाए। तो दिस कंटिन्यूड 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी तक, और ऐसा ही चलता रह गया। ब्रिटेन में जो रेलवे सिस्टम हुआ करता था, जो पूरा जिसमें बोलते हैं कि ब्रिटेन की लेंथ एंड ब्रेथ का 20 गुना एक्स्ट्रा रेलवे लाइन बैठ गई थी, और बोलते हैं कि जितनी ज़रूरत थी उससे 4 गुना एक्स्ट्रा। अब आप बोलेंगे 20 गुना ब्रिटेन के लेंथ और ब्रेथ और 4 गुना जितनी ज़रूरत थी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी लेंथ और ब्रेथ एक कंट्री की 3000 किलोमीटर है तो सिर्फ 3000 की रेलवे लाइन बैठे, रेलवे लाइन 10,000 किलोमीटर की भी बैठ सकती है। तो इसीलिए 20 गुना ब्रिटेन की जो लेंथ और ब्रेथ थी उसकी ज़्यादा बन गई थी रेलवे लाइन। और उसके बाद तो ऑब्वियसली सब बैंकरप्ट हुई सारी कंपनीज, लेकिन उस समय भी मोटिव ये था कि डिविडेंड काम चलाओ, रेलवे चलाओ और उसके बाद डिविडेंड लो और बांट दो। और डिविडेंड वाले पॉलिसी में प्रॉब्लम ये थी उस समय ना कोई एक्सेल शीट था, ना कोई 5 साल 10 साल का व्यू लेता था, ना कोई एक लॉन्ग टर्म व्यू लेता था। स्टॉक्स आर फॉरएवर की तो बात ही नहीं थी उस समय। तो ये बात थी पैसे कमाओ घर जाओ, KPK खाओ पियो खिसको वाली कंसेप्ट चलती थी उस समय। जितने पैसे बने घर जाओ, और उसमें फ्रॉड जाते थे, दुनिया चलती थी और पैसा वही खोता था जिसके पास बहुत पैसा होता था। तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता था, कोई भी गरीब आदमी जो है वो स्टॉक मार्केट में आता नहीं था। जो उसके पास धन्ना सेठ जितने थे, जो मिलियनर्स थे, थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया, थोड़ा उड़ गया तो रह गया, लेकिन उम्मीद पे बैठते रहते कि कोई दिन मेरा एक कोई ऐसा स्टॉक होगा जो 100 गुना मेरे को पैसा 1 साल के अंदर देगा। क्योंकि वो भी सुने थे कि 200 साल पहले कोई फेप करके कोई एक डाइवर थे जो न्यूजीलैंड के थे, उनको नाइटहुड मिला बाद में, और वो गए थे क्यूबा के कोस्ट के बगल में, वेस्ट इंडीज़ के बगल में, और वेस्ट इंडीज़ के बगल में जाने के बाद उन्होंने एक ही दिन में ट्रिपल सेंचुरी मारा, जब 30-32 हज़ार टन उन्होंने सिल्वर उठाकर वापस ले आए। तो उनकी उम्मीद में हर एक नया एक्सपेडिशन, और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत पैसे दिए डिविडेंड में लोगों को। ब्रिटेन में, एम्स्टर्डम में, ब्रिटेन में ये सारे जगह जो थी, जो कोस्ट लाइन वाली जगह थी, वहाँ पे ये वेंचर्स बनते थे और वहाँ पे ज़्यादा जाते थे। तो ये 1800-1900 आया, और 1900 के शुरुआत में भी डिविडेंड की बात होती है। आप कोई भी किताब उस समय का पढ़ें, जैसे मैं स्पेसिफिकली अगर मुझे रिकार्डो अच्छा लग रहा है तो मैं रिकार्डो के बारे में पढ़ूंगा, कोई असम बुक डेडिकेटेड ओनली टू डेविड रिकार्डो, तो वहाँ सिर्फ एक ही बात है, डिविडेंड पे शेयर लो, और डिविडेंड बढ़ जाए तो उसके बाद बेचो, डिविडेंड घट जाए तो उसके बाद खरीदो, यही सब कहानी होती है। डिविडेंड बढ़ जाए का मतलब वो ये सोचते थे कि एक साल डिविडेंड बढ़ गया, अगले साल शायद नहीं बढ़ेगा तो शेयर को बेच दो उठाकर। वो सिक्लिकल स्टॉक्स थे कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो डिविडेंड ज़्यादा दिया तो हम उसको बेच दिए। लेकिन उस समय ये मेंशन नहीं है, ये वर्ड नहीं आता है सिक्लिकल। बोलते थे कि बिजनेस साइकिल अच्छा है, समय अच्छा है, शेयर का दाम बढ़ गया उसको बेच दो, उसके बाद दूसरा ले लो। 1920s जब आई तो फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ ग्रोथ आया। दुनिया को लगा कि ग्रोथ नाम की भी कोई चीज़ है, क्योंकि बोलते थे कि प्रोग्रेस जो है दुनिया का लिमिटलेस होएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उस समय 1920s में जब यूके तो पीछे हो गया था, एक्चुअल उस समय पूरा डोमिनेशन जो था अमेरिका का आने लग गया था, जब 3-4 चीज़ें बहुत बड़ी वहाँ पे आविष्कार हुई। तो एरोप्लेन की आविष्कार हुई, उसके बाद वहाँ पे आप देखेंगे टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ। रेडियो तो बहुत ही धमाल मचाया था, बोलते हैं 70 टाइम्स ड्यूरिंग दैट बुल मार्केट रेडियो का स्टॉक गया था ऊपर। रेडियो कंपनी की नाम थी जो रेडियो बनाती थी, तो उसी के नाम से वो हो गया। और उसके बाद गाड़ी की कंपनियाँ चली बड़ी ज़बरदस्त। और ये 1929 के जब ये फैग एंड आने लग गया, उस 1929 के स्पेसिफिक भी अगर आप किताबें पढ़ें तो उसमें डिविडेंड की चर्चा होती है। ये कंपनी डिविडेंड ही नहीं दे रही थी, इसका दाम क्यों बढ़ा, ऐसे लिखता है वहाँ पे लेखक जो ऑथर होता है। क्योंकि ऑथर को उस समय पता नहीं था कि यार बिना डिविडेंड दी हुई कंपनी भी आगे जाकर आपको पैसा दे सकती है। 1932, 1933, 1934 जब डाउ जोन्स 90% डाउन फ्रॉम द टॉप, सब कुछ कोलैप्स हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो एक इंसान ने वहाँ पे थ्योरी ऑफ
इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने की चेष्टा की। जॉन बुर विलियम्स नाम है इनका, मैं बहुत बार इनकी चर्चा किया हूँ। और मैंने जॉन बुर विलियम्स की जब मैं किताब लाया तो मैं बोला व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि पूरा ही 200-300 पन्ने के अंदर उन्होंने एक ही चीज़ लिखा। तो मैं तो फ्लिप कर करके पढ़ा, बिकॉज मुझे लगा ये टान रहा है बहुत कहानी को। मतलब कई बार आपको दिखता है कि एकता कपूर की सीरियल होती है टान रहा है, और कई बार किताब होती है जो आपको लगता है बहुत टान रहा है, जल्दी बता क्या बोलना है तेरे को। इसी कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट बोलना ज़रूरी होगा। अगर आप देखेंगे तो जिम रॉजर्स की किताब जो है, जो वो लिखे एडवेंचर कैपिटलिस्ट, और ये एक और उन्होंने इन्वेस्टमेंट बाइकर, वो भी बहुत टानता है अपनी किताब को। लिखे जा रहा है, हम गाड़ी में चल रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, टबीटा मेरी गर्लफ्रेंड पीछे, वो लुढ़क गई, वो गिर गई, मैं 2 मोड़ बाद देखा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को पीछे मिल नहीं रही है, फिर मैं गया उसको देखा। अरे अपनी पर्सनल हिस्ट्री अपने पास रख यार, तू और क्या देखा वो बता हमें। फिर वो नहीं बताएगा और क्या देखा। बट इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार ये चीज़ें जो होती है किताबों में, आप बहुत किताबें होती है आप पढ़ते हो, आपको लगता है, फिर अपना दिमाग जो है ना, मारवाड़ी दिमाग क्या सोचता है, बोले यार इसका 800 रुपया तो लग गया, अब इसको पढ़ ही लेते हैं पूरा। अब मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं बोला यार 800 रुपया लग गया, लेकिन अब समय तो नहीं दूंगा। उस समय उस समय BM मिनट्स नहीं करता था, तो आई हैड टू मच ऑफ टाइम विथ मी। बट कमिंग बैक टू इट, जॉन बुर विलियम्स ने बोला, फर्स्ट टाइम बोला लोगों को कि आगे देखो, फ्यूचर देखो, सिर्फ अभी के हिसाब से अपना जो है गणित मत बनाओ, आगे का देखो। तो उसने निकाला DCF का कंसेप्ट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, की 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद, और एक कंसेप्ट निकाला टर्मिनल वैल्यू की। यार फाइनली ये कंपनी का ढांचा जो है ना, 5% ऑफ द वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। टर्मिनल ग्रोथ जिसको वो कहते हैं, उसको उसने टान कर आज के वैल्यू में लाया। तो बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलें, अभी कई बार आपको मिलता है कि अगर मैं आपको 1000 रुपये अभी दूँ या 1000 रुपये 1 साल बाद दूँ, तो आप क्या बोलेंगे, बोला अभी दे दो भाई। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1000 रुपये अभी दूँ और 1200 रुपये 1 साल बाद दूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर एज्यूमिंग कि मैं दे ही दूंगा 1 साल बाद, आप बोलेंगे नहीं अपने पास रखो 1 साल बाद दो। तो वो जो वैल्यू डीके ऑफ मनी होता है, उसको दाम बढ़ता है। और उसी को जॉन बुर विलियम्स ने बोला कि अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल कंपनी कितना कमाएगी, उस सारे कैश फ्लो को, फ्री कैश फ्लो को, ये नहीं कि पैसा आया पैसा खत्म है। कई बार बिजनेस में होता है ये कि यार कमाते तो बहुत है, लेकिन पैसा जाता कहाँ है पता नहीं चलता, क्योंकि आपका कैश फ्लो स्ट्रक्चर खराब है। आपको एक बढ़िया कोई आदमी चाहिए जो आपको कैश फ्लो बताएगा, आपका सही हो रहा है कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, आप अकाउंटेंट बताएगा। लेकिन आप अकाउंटेंट रखे हो बहुत सस्ता, उसको सैलरी नहीं देते हो, बेचारा गणित ही मिला लेता है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, वही में उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा, अगर ये जो थ्योरी जो चालू होती है कैश फ्लो वाली, ये बहुत एवरलास्टिंग, बहुत पुरानी थ्योरी नहीं है, 100 साल पुरानी थ्योरी है। ये सबसे पहले जॉन बुर विलियम्स ने बताया कि यार कैश फ्लो का कंसेप्ट है कि पैसा कितना गया और रोकड़ कितना आया घर में। तो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाता, सबसे पहले उसने वही बोला कि कैश कितना आ रहा है, कैपिटल में कितना ऐड हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार है। तो ये जॉन बुर विलियम्स की थ्योरी जब चालू हुई तो लोगों को कुछ कुछ समझ आया कि यार हो क्या रहा है, जरा देखिए ये भी एक कंसेप्ट है। तो ये ग्रोथ का कंसेप्ट आया, क्योंकि जितना ज्यादा आप ग्रोथ लेते हो उतना ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू आपका बढ़ जाता है। जितना कम आप ग्रोथ लोगे उतना कम आपका प्रेजेंट वैल्यू रहेगा। और फिर बात आई 1940s, 1950s, 1960s की, जहां पे एक ही डोमिनेटिंग प्लेयर था। नो, इट वाज नॉट वॉरेन बफेट, इट वाज फिल फिशर। फिल फिशर की किताब है कॉमन स्टॉक्स एंड कॉमन प्रॉफिट्स, थोड़ा टाना है बट अच्छी किताब है। ही वाज द फर्स्ट जेन्युइन ग्रोथ इन्वेस्टर। और फिल फिशर की 2 चीज़ें मुझे बड़ी खास नजर आती है। एक, इसने पुराना 1929 का इसने कोई गाड़ी खरीदी थी, ओल्ड्स मोबाइल 9। तो बोलता है कि 20 साल बाद भी वो अपनी पुरानी ही गाड़ी चलाता था। और उसके बाद फिल फिशर जो अपना कोट है, वो अपना पुराना ही कोट पहनता था। फिल फिशर जो है 20 साल पुराना कोट ही पहना करता था, वो कभी खर्चा ही नहीं करता था। उसने एक ही कंपनी लिया है, पूरी किताब भी एक ही कंपनी का नाम है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। और वो उस समय का अपने आप का टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आप समझ लें, उस समय का अमेजन था या माइक्रोसॉफ्ट था या मेटा था, वो एक ही ग्रोथ कंपनी थी 1940s, 1950s। और उस समय पैसा बनाना वाज वेरी हार्ड, बिकॉज 1929 से 1954 तक डाउ जोन्स बढ़ा ही नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड 1960s आते हैं। 60s में वॉरेन बफेट जब शुरुआत किए काम को अपना, तो उतना दिमाग नहीं लगाते थे। वो रुपया का माल 54 में खरीदते थे और फिर उसको बेचते थे 1.5 रुपया में। सिंपल सा कंसेप्ट था, मैनेजमेंट को डराओ, उनको बोर्ड में सीट ले लो, उनका शेयर ले लो और उनको बोलो कि तुम अगर मेरे को बोर्ड में सीट लेकर एक कंपनी नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर लॉ सूट करूंगा। तो वॉरेन बफेट ने जो पैसा कमाया है वो सीधी उंगली से घी नहीं निकाला है, उंगलियां को बहुत टेढ़ी किया है, कभी इधर कभी उधर। बट देन वॉरेन बफेट का दिमाग चेंज किया चार्ली मंगर में, उसके बाद में होगी, कभी और होगी। हम आते हैं 1970s पे। 70s तक भी कोई ग्रोथ का कंसेप्ट इतना था नहीं, टिल पीटर लिंच केम थ्रू इन द ईयर 1981-82।
फंड मैनेजमेंट तो वो 77 से स्टार्ट किया था और पीटर लिंच के कारण ग्रोथ नहीं हुआ, दुनिया बहुत फास्ट बढ़ने लग गई, इनोवेशन बहुत फास्ट होने लग गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आने लग गए। तो पीटर लिंच ने एक कंसेप्ट निकाला PEG। तो PEG क्या था जी? तो PEG ये था कि प्राइस अर्निंग्स को ग्रोथ के साथ मैच करो। ये हर आदमी जानता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जो G है ये कितने दिन तक जी रहेगा, कि ये G जो है वापस A पे आ जाएगा कि Z तक पहुंचेगा, ये किसी को नहीं पता होता है। तो पीटर लिंच का कंसेप्ट बहुत लिमिटेड वैलिडिटी का है मेरे हिसाब से, बिकॉज आप G में गड़बड़ा जाओगे। PE तो बहुत ही गणित है, सिंपल है, प्राइस को डिवाइड करो EPS से, आपको प्राइस अर्निंग रेशियो PE मिल जाएगा। सो पीटर लिंच का कंसेप्ट जब तक चलता गया, उसके बाद लोगों को लगा कि यार अब तो ये वैल्यूएशन में प्रॉब्लम हो गई है, अब तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो ईयर 2000 आते आते लोगों ने अपना दिमाग चेंज किया, बोला यार आज नहीं कमा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, बाद में कमाएंगे। बोला कैसे कमाओगे? बोला आईबॉल्स का कंसेप्ट आ रहा है कि मेरी वेबसाइट कितने जन देख रहे थे। एक वेबसाइट खुली pets.com जो ये बताती थी कि आपके जो पेट्स हैं उसको कैसे रखना, उनका देखभाल कैसे करना, और उसमें बोलते थे कि वैल्यूएशन ऐसे होता था आईबॉल्स पे, कि मेरे हिट्स कितने मिले वेबसाइट पे, कितने व्यूज़ मिले, उसके ऊपर वैल्यूएशन। तो ये मैंने पीछे भी बोला है कि आपकी रियल वैल्यू, जो व्यूज़ डेट यू गेट ऑन योर सोशल मीडिया चैनल, इज दैट्स नॉट द रियल वैल्यू। द रियल वैल्यू इज हाउ मच मनी यू कैन इन कैश आउट ऑफ दैट। और वो कैश फ्लो की बात है नहीं, मैं अपने यूट्यूब चैनल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ईयर 2000 में जब आईबॉल्स का कोलैप्स हुआ स्टोरी, तो उस बीच में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हर्षद मेहता नामक एक धुरंधर आए, उन्होंने बोला ये क्या तुम लोग PE लगा के रखे हो, क्या ग्रोथ लगा के रखे हो, मैं बताता हूँ कैसे वैल्यू करना। तो लोगों ने बोला बताओ भाई कैसे वैल्यू करना। बोला रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस। बोला वो क्या होता है? बोला आज अगर आप जमशेदपुर जाओगे और टाटा स्टील जैसे कोई नया प्लांट लगाओगे, उतना बड़ा अगर आप कोई वेंचर बैठाओगे तो कितना पैसा लगेगा, उतना ज़मीन खरीदने में, उतने रोड बनाने में, उतने पुल बनाने में और उतनी फैक्ट्री बैठाने में, उतना ही उसका वैल्यू होना चाहिए। आज अगर आप ACC के सारे प्लांट्स ले लो, कितने लैंड का वैल्यू है। अच्छा उस समय किसी ने ये नहीं बोला कि फिर तो यार भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो पेडर रोड पे 4-4 पेट्रोल पंप खोल के बैठे हैं, उनका कैसे वैल्यू निकलेगा, उसकी डिस्कशन नहीं हुई। बट वो बुल मार्केट में, हर बुल मार्केट में एक वैल्यूएशन का नया मॉडल आता है। तो ये नया मॉडल आया और ये नया मॉडल गया, लेकिन जो 100 साल से सबसे तगड़ा मॉडल बैठा हुआ है वो फ्री कैश फ्लो ग्रोथ का मॉडल है। PE का भी ग्रोथ का उतना मॉडल नहीं है जितना फ्री कैश फ्लो ग्रोथ का मॉडल है। फिर आया ईयर 2003, 2004, 2005, 2006। तो बुल मार्केट में दुनिया ने अपना मन बना लिया कि बुल मार्केट में देखेंगे सिर्फ ग्रोथ, बेयर मार्केट में देखेंगे कैश फ्लो। तो आपको डिपेंड करता है कि बुल मार्केट है कि बेयर मार्केट। अगर बुल मार्केट है तो दुनिया दिमाग बनाए कि हम ग्रोथ देखेंगे, बेयर मार्केट में देखेंगे कैश फ्लो। फिर 2011, 12, 13 जब मैग्निफिसेंट 7 की बात हुई, मेटा और ये एनवीडिया तो उस समय था ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ था, माँ के पेट में ही था एनवीडिया। नेटफ्लिक्स की बात हो रही है, ये सब जब कंपनीज आई तो लोग सोचे अब इसका वैल्यूएशन कैसे करें। तो फिर एक क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट का कंसेप्ट आया कि यार एक आदमी को अगर मैं क्लाइंट बनाता हूँ तो कितना खर्चा पड़ता है। तो जोमेटो वाले टाइप कंपनी जो थी, जोमेटो तो बहुत छोटी कंपनी है, चाइना में मेटुआन करके कंपनी है, वो कंपनी वालों ने सोचा कि यार अगर एक मैं क्लाइंट बनाता हूं तो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ क्लाइंट क्या है, कितना मैं इसे चूज सकता हूं सारे साल में, सारे जिंदगी में, इसकी लाइफ टाइम तक। तो अगर आपको लगता है कि आप इस क्लाइंट से जिंदगी भर में 20,000 रुपये चूज सकते हो, तो आप बोलते हो चल 5% देकर इसको एक्वायर करेंगे। 5% मतलब 1,000 रुपये में अगर एक क्लाइंट बनता है एंड यू आर थिंकिंग दैट यू कैन cream it out with 20,000 rupees, then your cost of acquiring that client is 5% of the lifetime value। अब इसमें DCF लगेगा, बट वो दूसरी बात है। तो फिर अब बात हुई कि यार इसका क्या करना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लगाएं कि इसको एसेट बना के रखें। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये तो यार जिंदगी भर हम इसको दुएंगे, तो गाय आ गई हमारे घर में, इसका तो हम दूध जिंदगी भर निकालेंगे, अब तो इसको फिर अब एसेट बनाएंगे। तो जो एक्सपेंस था, एक्सपेंस को आप लगाते थे एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन उसको सोचते थे कि ये मेरा एसेट है, क्योंकि ये जो मेरे पास आया है, जो मेरा क्लाइंट है, इसको मैं जिंदगी भर इससे चूसूंगा, इससे पैसा निकालूंगा और ये मेरा फायदा आएगा। तो ये जो कंसेप्ट जो बीच में आया, क्योंकि न्यू एज बिजनेसेस को आपको मैच करना था, आपको उनको वैल्यू करना था, देयर द कंसेप्ट ऑफ लाइफ टाइम वैल्यू केम थ्रू। बट आज के दिन भी अगर आप किसी से भी बात करोगे, जेन्युइन अगर कोई इन्वेस्टिंग सीखता है, जानता है, तो दो ही चीज़ बोलेगा, बॉस PE रेशियो देख ले, ROE देख ले। मेरा ऐसा आदमी होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा तो बोलेगा PE रेशियो देखो, फिर फ्री कैश फ्लो बनाओ। फ्री कैश फ्लो क्या है? जितना पैसा आपने कमाया, नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन आपका लगा नहीं, उसको आपने ऐड किया, उसके बाद आपके धंधे में कितना पैसा एक्स्ट्रा गया। अगर लकी हलवाई
जलेबी की दुकान नहीं खोला है, कपड़े की दुकान खोला है, जहां बोलता है आज ले जाओ और 6 महीने बाद पेमेंट करो, तो उसका सारा पैसा बिजनेस में ही फंसा रहेगा। ये हमारे सूरत वाले भैया लोग और कलकत्ता वाले जितने भैया लोग हैं, सारे का यही प्रॉब्लम है कि कमाते बहुत है लेकिन हाथ में रोकड़ा दिखता नहीं है, क्योंकि सारा पैसा बिजनेस में जाता रहता है। क्योंकि आपका फ्री कैश फ्लो मॉडल ही नहीं, आपका मॉडल ही उल्टा है। आप उधार में खरीदते हैं और उधार में बेचते हैं, लेकिन जिससे खरीदते हैं उसको 2 महीने बाद देते हैं, और जिसको आपने बेचा उसे 6 महीने बाद लेते हैं। क्योंकि अगर आप 2 महीने में उनसे लेने चले जाओगे तो बोलेगा अगले बार तुम मेरे को सामान मत बेचना। तो ये प्रॉब्लम होती है कि आप फ्री कैश फ्लो मॉडल में अगर आपका वर्किंग कैपिटल बहुत बड़ा है तो जितना बिजनेस आप बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा आपका पैसा अटकता जाता है। हमने बहुत बार डिस्कस किया अपने चैनल में कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, बट ब्रॉडली BMW डिसरप्टर्स धंधे की बात अब हो रही है। अब ये 3 दिन तक चालू रहेगा, बंद रहेगा बोल रहा था, 3 दिन तक चालू रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। और BM डेली डिसरप्टर डोज 3 दिन तक आएगा। और BMW डिसरप्टर्स जो है हमारा जो नया स्मॉल केस है उसमें हम IPO वाले स्टॉक्स लेते हैं और स्पिन ऑफ कंपनीज लेते हैं। थैंक यू।